नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर जिस पर कि हम 1 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पीएम मोदी के हवाले से बात की जाए तो आज उनकी अहम कैबिनेट की मीटिंग है और जो कि शुरू हो चुकी है। इसके बाद बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पर आपको बता दें कल जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो माना जा रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इस हवाले से भी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल, इसी बीच जहां पर 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बिताए और अब आने वाले कल वो बिहार का दौरा करने वाले हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इसके बाद कोरोना को लेकर बात की जाएगी, क्योंकि कोरोना जो है वो अपना पैर पसारना शुरू कर रहा है और कहर जो है वो जारी है। इसमें लगातार पॉजिटिव केसेस और मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो बिल्कुल, अब मौसम की बात करना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम जो है अपना कहर दिखा रहा है और लगातार मानसून पहले ही आ चुका है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति अभी से ही होने लगी है। तो फिलहाल के लिए चलिए शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट की आज एक अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है। ये अहम बैठक इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, जहां पर पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक जारी है। तो फिलहाल काफी जरूरी, जहां पर आपको बता दें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है और इस बीच आपको बता दें कि लगातार कई मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो होगी और साथ ही साथ आगे की अगर बात की जाए तो रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कई बड़े चेहरे इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और ये मीटिंग जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर केंद्रीय बैठक जारी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं और कई चीज़ों पर मोहर भी लग सकती है। तो आपको ये भी बता दें कि 14 मई को मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद आज 28 मई, ठीक 14 दिन के बाद एक बार फिर से ये अहम मीटिंग हो रही है और कई बड़े अहम फैसले जो है इस मीटिंग में हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर ये कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और इस बीच शुरू हुई है, जहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी किस तरीके से आप जानते हैं, जब नीति आयोग की चर्चा हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ ही साथ बाकी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, तब उनकी मीटिंग हुई। आज ये कैबिनेट की मीटिंग होगी ओवरऑल पीएम आवास पर। ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है जिसमें तमाम मुद्दे, चाहे वो विकास की कड़ी हो या फिर डेवलपमेंट हो या फिर अपग्रेडेशन हो, सभी को लेकर चर्चाएं जो है वो की जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये जरूरी कैबिनेट की मीटिंग 14 मई को। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे कि घर घर ऑपरेशन सिंदूर अब पहुंचाया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के चलते सिंदूर भी पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक यह अभियान जो है वो चलने वाला है, जिसमें सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जितने भी विभाग हैं उनको लेकर शॉर्ट फिल्म जो है वो बनाई जाएगी और पहलगाम हमले के बाद जो अटैक पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से की गई, तो वो अब घर घर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ विदेश में दौरा चल रहा है जहां तमाम डेलीगेशंस पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर अब सांसद घर घर सिंदूर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से बदला लिया गया था। 6 और 7 मई की वो रात थी जब यहाँ पर रिटेलिएटरी अटैक इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर किया गया। काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। कई जो आतंकी ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए गए और इनके ध्वस्त करने के बाद जो 22 अप्रैल को बाइसरन पहलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की मौत हुई थी, जो टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आए थे, उन महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए और इसके तहत ये जो लोगो तैयार किया गया वो भी काफी मनमोहक और सिर्फ देश ही नहीं विदेश के भी कई लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा ये ऑपरेशन सिंदूर का लोगो। उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाते हुए सिंदूर जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार हर एक घर तक
पहुंचाने की तैयारी कर रही है और इसके तहत महिलाओं को एक उपहार के रूप में, एक तोहफे के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। ताबिश, बहुत ही अच्छी पहल जो है वो मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। हर एक घर पे सिंदूर दिया जाएगा। जहां पर आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो महिलाओं को सिंदूर गिफ्ट करने जा रही है। कितनी अच्छी पहल ये की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद सेना के लिए देश भर के अंदर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, सिंदूर यात्रा निकाली गई और देश भर के अंदर हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक बैनर के नीचे यात्राएं करती हुई नजर आई। और इसी में कहीं ना कहीं देश की महिलाओं ने यह भी संदेश दिया कि आपने जिस तरह से जिन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था उनका बदला आपने लिया है, और ऐसे में सिंदूर यात्राएं भी हमने देश के अंदर देखी। और अब उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बड़ी यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। इन यात्राओं की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, सांसदों पर, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पर लगाई गई है। ये जो सांसद होंगे वो अपने इलाके के अंदर, अपनी लोकसभा के अंदर 15 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और यात्रा में बड़ी तादाद में महिलाओं को सिंदूर वितरित किए जाएंगे। बताया जाएगा कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से सेना ने अपना काम किया है, सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया, पाकिस्तानी सेना जो आतंकी कैंप चला रही थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन बेटियों के सिंदूर जिनके उजाड़े गए थे उनका बदला लिया है। इसी कड़ी में ये भारतीय जनता पार्टी की एक जो पहल है वो की जा रही है। हालांकि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी 11 साल सरकार को पूरे हो रहे हैं और पार्ट 3 यानी बीजेपी पार्ट 3 का ये पहला साल होगा। तो ऐसे में 9 शुरुआत इसमें की गई है। पहली शुरुआत अगर देखी जाए तो पहली जो शुरुआत है वो ये होगी कि आयुष्मान योजना घर घर पहुंचाई जाएगी, बताया जाएगा आयुष्मान से कितना फायदा हुआ है। दूसरा, जिले और प्रदेश कार्यालयों पर, मंडल स्तर तक, पंचायत स्तर तक तमाम जो पंचायतें लगाई जाएंगी वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही ये भी दिखाया जाएगा डॉक्यूमेंट्री के जरिए कि किस तरह से सिंदूर ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा जो टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे थे उनको निस्तनाबूद किया गया है। तो ये तमाम चीजें की जाएंगी और ये 1 महीने तक चलने वाला अलग अलग कार्यक्रम है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग मंडल और पंचायत स्तर तक हमें प्रेस वार्ता करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में भी ये प्रेस वार्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। यानी देखा जाए तो सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है पार्ट 3 सरकार का, उसके दौरान ये तमाम काम किए जाएंगे और साथ ही सिंदूर ऑपरेशन की सफलता का जश्न पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से मोदी सरकार जो है अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनवाने जा रहा है। वैसे तो मोदी सरकार 2014 से अस्तित्व में है, लेकिन मोदी 3.0 सरकार को अब 1 साल पूरा होने जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनवाने के लिए हर एक महिला को सिंदूर जो है वो भेंट किया जाएगा। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कल बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इस बीच भव्य रोड शो जो है पटना में उनके द्वारा किया जाएगा और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और यूपी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे और लगातार ये कई दिन तक चलने वाला है क्योंकि तमाम तैयारियां जो है वो की हुई हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग अलग परियोजनाएं, अलग अलग सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल और यूपी भी इसमें शामिल है जहां पर विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि कल पीएम मोदी जो है बिहार दौरे पर रहेंगे और बिहार पर भी सबकी नजर है क्योंकि बिहार का दौरा भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। किन किन राज्यों में पीएम मोदी एक सीरीज के तहत जाने वाले हैं वो आपको बताएंगे। 2 दिन से वो गुजरात में थे, उनका होम टाउन है, अब वो बिहार का भी दौरा करने वाले हैं। इसके बाद सिक्किम का भी दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये सभी जगहों पर जाएंगे और इस बीच इन राज्यों का दौरा कर वहां पर विकास परियोजनाएं और पाकिस्तान को बेनकाब करने का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एक के बाद एक राज्यों का दौरा पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा और उसके बाद 29 और 30 मई को वो सिक्किम पहुंचेंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे,
बिहार भी वो कल पहुंचने वाले हैं, यानी कि 29 मई को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का भी वो दौरा करने वाले हैं। 2 दिन में 4 अलग अलग राज्यों का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में जो है वो अब चुनाव का ऐलान भी बहुत जल्द होने वाला है और इसी के साथ साथ बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव होंगे। तो हमारे साथ मनीष कुमार ज्वाइन कर चुके हैं पटना से। बिहार से उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से भव्य तैयारियां चल रही हैं क्योंकि आने वाले कल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, कल पीएम मोदी का बिहार दौरा एक बार फिर से होगा, किस तरीके से भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं उनके इस दौरे को लेकर? मैं बता दूं कि कल बिहार में पीएम का दौरा है और पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। पीएम जो है 2 जगह पे एक जगह पर तो पहले रैली करेंगे बाद में, और पहले जो है वो रोड शो करेंगे। तो रोड शो शाम के 5 बजे वो पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट और वहां पर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वहां से फिर एक दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो रोड शो करेंगे 5 बजे वहां से निकलकर। रोड शो के बाद वो पटना में जो है आवास, राज्यपाल का आवास जहाँ पे कि ठहराव होता है अधिकारियों का, वरीय अधिकारियों का, वहाँ पे वो रुकेंगे और इस दौरान जो है वो कई सारी बिहार के लिए कई सारी योजनाओं की भी ओवरऑल बिहार घोषणा करेंगे। में जिस तरीके से आने वाले चुनावों को लेकर सियासी गलियारे गरमा रहे हैं, इनकी बातें की जा रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी एजेंडा तो जरूर होगा वो चुनावों के हवाले से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अपनी उपलब्धि लाना और साथ ही साथ लोगों को योजनाएं देना, परियोजनाओं का उद्घाटन करवाना, इन टोटल कहीं ना कहीं एक पूरा पैक जो है वो नरेंद्र मोदी अपने साथ ला रहे हैं। निश्चित तौर पर पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम का ये दौरा मुख्य तौर पे चुनावी दौरा ही कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो है वो इस चीज को पूरी तरह से जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश ने जो है सेना के शौर्य और सम्मान को बचाया है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पहले इस चीज को यूटिलाइज करेंगे और इसके बाद जो है वो बिहार के लिए कई सारे योजनाओं का पिटारा खोलेंगे जो कि आगे चलकर जो है चुनाव में काम आ सके और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बिहार में दिखाई दे। वहीं वो इस कार्य सिर्फ भाजपा के, एनडीए गठबंधन के नहीं, सिर्फ भाजपा के जो वरीय अधिकारी हैं संगठन के, उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनके साथ जो है स्ट्रेटजी तय करेंगे कि आगे चुनाव में क्या कैसे रणनीति है लड़ा जा सके। मनीष, क्या स्केड्यूल रहने वाला है? कहां पर पहुंचेंगे? किस तरीके से रोड शो किया जाएगा? रैली होगी? किनसे मुलाकात करेंगे? वो जरा ब्रीफ कीजिएगा। शाम के 5 बजे जो है वो पहुंचेंगे और मैंने पहले भी बताया कि वो पटना एयरपोर्ट, जेपी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर उन्होंने एक टर्मिनल का उन्हें उद्घाटन करना है। उसके बाद एक और एयरपोर्ट का वो वहीं से डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहां से रोड शो करते हुए पटना के विभिन्न मार्ग घूमकर विमेंस कॉलेज होते हुए वो फिर गांधी मैदान से दाहिनी ओर से होते हुए विश्वकुमार भवन के पास पहुंचेंगे और वहाँ वो ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ये खास दौरा है जहाँ पर तमाम तैयारियां की जाएंगी और इस हवाले से आगे बढ़ेंगे जहाँ यूपी की भी बात होगी। और यूपी में दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर में। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा है और इस बीच पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में यूपी के कानपुर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इस बीच 30 मई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण जो है खुद सीएम जो योगी वहां पर जाके करते हुए नजर आएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएसए में जनसभा होनी है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सुबह 11:30 बजे जो है वो सीए स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर कानपुर पहुंचेंगे। पीएम के सभा स्थल का निरीक्षण भी किया जाएगा और पीएम प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रस्तावित दौरा है और उनको ये तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए जो है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश पहुंचना काफ़ी ज़्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि
2027 के विधानसभा के चुनाव जो होने हैं उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। तो हमारे संवाददाता सुनील कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। सुनील, बताइएगा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं और इन तमाम चीजों का, इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से पीएम मोदी का जो है 30 तारीख का दौरा है और यही कानपुर सीएसए में जो है कार्यक्रम लगा हुआ है, जहाँ पे सीएसए ग्राउंड है और यहाँ पे जो जनसभा को संबोधित करेंगे, जो कि जनसभा की अगर बात की जाए कि मैक्सिमम 50,000 लोगों को यहाँ जो है ग्राउंड में पहुंचेंगे और इसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज 11:02 से लखनऊ से रवाना हुए हैं और अभी कुछ ही क्षण में कानपुर पहुंचेंगे जो सीएसए ग्राउंड में। तो वहीं पे अधिकारियों से और ग्राउंड का निरीक्षण भी करेंगे और अधिकारियों से भी समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। जिस तरीके से बता दें कि कानपुर में लगातार जो है प्रशासन हाई अलर्ट मोड पे है और प्रधानमंत्री की क्योंकि दौरा है और इसी में कानपुर प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो पीएम के जो है चार निगरानी रखी गई है, चारों तरफ घेराबंदी की जाएगी और 18,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 7 विदेशी कंपनियां भी तैनात की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि और विभाग के एटीएस है। सुनील, वहां पर जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वहां पर कैसी तैयारियां है, क्या सिक्योरिटी है वहां पर, उस हवाले से जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बता दूं कि सीएसए ग्राउंड में पूरी तरीके से तैयारियां की गई है और जो पंडाल की अगर बात की जाए तो जो जर्मनी की स्टाइल में पंडाल बनाया गया है, वाटर पंडाल है और इसमें जो है मैक्सिमम 250 स्क्वायर फीट से लंबा ही पंडाल बनाया गया। वहीं पे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पे लगातार जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। वहीं पे अगर बात की जाए तो पार्किंग की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सुनील अपडेट कर रहे थे किस तरीके से पीएम मोदी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं। 2 दिन का उनका दौरा अलग अलग राज्यों का प्रस्तावित है, जिसके तहत वो यूपी भी पहुंचेंगे और इन तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कानपुर पहुंचने वाले हैं और तमाम चीजों का जायजा लिया जाएगा कि आखिरकार वहां पर जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। जो रिटेलिएट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जो गोलाबारी हुई है, जो शेलिंग हुई है, पुंछ में कई लोगों के घर तबाह हुए हैं। इनफैक्ट पूरा पुंछ कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। उन लोगों से भी मुलाकात की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि 30 मई को गृह मंत्री अमित शाह का पुंछ का दौरा किया जाएगा और इस दौरान वो पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, जिन लोगों के घरों के लोग गए हैं, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी फैमिली से मुलाकात की जाएगी। और कई लोगों का माल का नुकसान भी हुआ है, कई लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है, घर उजड़ चुके हैं लोगों के, उनसे भी बातचीत की जाएगी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया जाएगा। हालांकि ऑलरेडी जो सरकार है उसने आश्वासन के लिए कहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनकी मदद की जाएगी, लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जुड़ चुके हैं। जमशेद, बताइएगा, एक के बाद एक तमाम नेताओं का सिलसिला जो है वो आने का चल रहा है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ कहा जा रहा है, किन कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ शेड्यूलिंग रहने वाली है, उस हवाले से भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी तक जहां तक इनके शेड्यूल की बात करें, वजीर दाखिला का ये दौरा बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। इसलिए दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि हालिया दिनों में पाकिस्तान की शेलिंग से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला जिला पुंछ था और पुंछ के जिले के अंदर वजीर दाखिला का ये दौरा बहुत अहम दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर उनका पहले जम्मू और जम्मू के बाद उनका पुंछ में है। पुंछ में जो सोर्सेज हमें अभी तक बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक सेना के साथ भी उनकी एक मीटिंग होनी है। उसके बाद उन इलाकों का दौरा करना है जो इलाके सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए और उन लोगों से भी मुलाकात करनी है जिन लोगों ने अपनी
जाने गवाही, उनके रिश्तेदारों से भी उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि उनके शेड्यूल की पूरी तरह कोई खबर सामने नहीं आ पाई है, मगर इस दौरे को बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस बार पाकिस्तान की शेलिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाला सरहदी जिला पुंछ था, जहां जानी माली नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला। तकरीबन 15 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उसके बाद कई लोगों की जमीन और फसलों के साथ साथ लोगों के घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और ऐसे बीच में वजीर दाखिला का ये दौरा बहुत अहम दौरा इसको मान सकते हैं, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कड़े कदम आज से उठाने शुरू कर दिए गए, हाई अलर्ट कर दिया गया पूरी तरीके से। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी अब चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि ये दौरा बहुत अहम दौरा खास करके इसलिए क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के जिला पुंछ का दौरा है। उनका जो 2 दिन का दौरा जम्मू से शुरू होगा, पुंछ में जाके इसको खत्म किया जाएगा, मगर इस दौरे पर सबकी निगाहें ही रहेंगी। सबकी निगाहें इसलिए रहेंगी क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है इस वक्त, तो जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं क्योंकि बड़ा ऐलान उनकी तरफ से पुंछ के अंदर जरूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल जमशीद, लेकिन हमने देखा कि सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे, टीएमसी के नेता पहुंचे, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहुंचे, लेकिन सरकार से एक इतना बड़ा चेहरा गृह मंत्री खुद जब वहां पर पहुंचेंगे तो कितना ज्यादा लोगों में खुशी का माहौल थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। एक उम्मीद उनके दिल में जगती नजर आ सकती है कि उनके लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान भी हुआ है। बिल्कुल, इससे पहले अगर हम पुंछ की बात करें, पुंछ में उमर अब्दुल्ला का दौरा रहा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दौरा, टीएमसी की टीम एक पहुंची है, उसके बाद डिफरेंट जो अगर पार्टियां उनके तमाम लीडर वहां पहुंचे थे। मगर ये जरूर लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर की क़यादत तकरीबन हर एक पहुंची है, मगर लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि कोई बड़ा नेता आए, क्योंकि लोग चाहते थे कोई बड़ा ऐलान इस इलाके में किया जाए, क्योंकि एक बड़े पैकेज की जरूरत है पुंछ को दोबारा खड़ा करने के लिए, क्योंकि पुंछ ने बहुत ज्यादा इस बार नुकसान पाया, जानी माली नुकसान पाया, और पुंछ को खड़े होने में कई साल जरूर लगेंगे, मगर उसको खड़ा करने के लिए सेंटर की बहुत बड़ी जरूरत थी। और इस दौरे को इसीलिए बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है कि वजीर दाखिला का दौरा और कोई बड़ा ऐलान जरूर वहां किया जा सकता है, जिससे पुंछ के लोगों को जरूर राहत मिल सकती है, क्योंकि पुंछ एक ऐसा जिला है जो जब मुल्क की तकसीम हुई और दोनों तरफ जम्मू कश्मीर बांटा गया, उसके बाद ही शेलिंग का सिलसिला इस लाइन पर जरूर देखने को मिलता, मगर इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके। जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के साथ कल बैठक होनी है, इस हवाले से भी बातचीत की जा रही है। एक तरफ कल कैबिनेट की बैठक हुई जहां उमर अब्दुल्ला ने ये बैठक ली और कहा कि टूरिज्म हमारे हाथ में है और साथ ही साथ सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है। साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ इशारा किया गया कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कल क्या लगता है कि क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पर पूरा जो सवाल उठा वो केंद्र सरकार पर डाला गया। बिल्कुल, सिक्योरिटी की जहां तक बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि सिक्योरिटी उनके हाथ नहीं है, टूरिज्म जरूर उनके हाथ में है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ही टूरिज्म आगे बढ़ सकता है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर टूरिज्म में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। जो इलाके भरे रहते थे वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होना शुरू हो गए। चाहे शिकारे की बात करें या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे पीर के गली के इलाके की बात करें, जहां टूरिस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला था, मगर कुछ पहलगाम के हमले के बाद टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फर्क जरूर पड़ रहा हुआ देख रहा है। उसको लेकर यह सवाल जरूर है, क्योंकि इसमें आप जहां तक हम देखें सियासी सरगर्मियां भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सेंटर के पास सिक्योरिटी सारी, और सिक्योरिटी को लेकर कल कोई बड़ा ऐलान जरूर किया जा सकता है, जिसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर जमशीद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर बेहद खास क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बातचीत होगी ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो। उसके बाद पुंछ में जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे। तो ओवरऑल काफी महत्वपूर्ण ये 2 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह के। आगे बढ़ेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो नक्सलवाद की बात होगी, और यहाँ तेजी से नक्सलियों का सफाया जो है वो जारी है, और सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 18 नक्सलियों ने एसपी कार्यालय में सरेंडर कर दिया है, और इसमें से कई नक्सली ऐसे हैं जो इनामी नक्सली हैं, जिन पर 38 से 29 लाख का इनाम जो है वो घोषित था। तो बिल्कुल आपको बता दें, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने की बातें कही जा रही हैं, लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने वाला नक्सलवाद, उसको भी जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी लगातार फोर्सेस काम कर रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि 5 और 2-2 लाख के 6 इनामी इनमें शामिल हैं। 11 नक्सलियों पर 38 लाख रुपया जो इनाम है वो घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो खुद ही जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया, और अब आगे का जो अभियान है वो भी फोर्सेस द्वारा चलाया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा कई नक्सल
वादियों की जो है वो उन्हें ढेर किया गया। एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत कि आतंक विरोधी अभियान को लेकर नक्सलियों का सरेंडर अब देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि इसकी जानकारी भी दी गई है आधिकारिक तौर पर। इस हवाले से पुष्टि हुई। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलांदर योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करेगटालूजू में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके अलावा करेगटालू ऑपरेशंस, उसके अलावा जो जिले और राज्य में अलग अलग जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर करें। 4 नक्सली जो है बटालियन के हैं, उनमें जो नाम है मड़कम आयता, ये बटालियन पीएलजीएम नंबर 1 हेडक्वार्टर कंपनी नंबर 3 का सदस्य है। इसके अलावा भास्कर उर्फ भोगा में भी बटालियन नंबर 1 का सदस्य है। इसके अलावा मड़कम कमलू देवे है, दक्षिण बस्तर डिवीजन टेलर टीम की सदस्य है। लक्षण उर्फ माडवी सन्नू दक्षिण सब जनरल ब्यूरो सप्लाई टीम की सदस्य है। और बाकी अन्य नक्सली है जैसे बुरकापाल, ताड़मिटला, मिनपा, टेकलगुडम, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं में इन नक्सलियों का समावेश रहा है। नक्सलियों द्वारा ये बताया गया कि नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसका त्याग कर। इसी पे हमारे साथ शंभू राही हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शंभू, बताइएगा आज की क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से एक के बाद एक नक्सली मारे जाने की खबर और आज सरेंडर किए गए हैं कई नामी नक्सली। बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के डबल इंजन की सरकार के बाद जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है नक्सलियों पर जो है जारी है, जिसे लेकर के लगातार अब नक्सली जो है फैट में आ गए हैं। इसके बाद ही लगातार जो है सरकार के द्वारा योजनाएं लगातार चलाई जा रही है नक्सल गतिविधियों को लेकर के, जिसमें नंदलाल योजना शामिल है। जिस योजना को लेकर के जो है 18 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और ये कई बड़ी घटनाओं में जो है छोटी बड़ी घटनाओं में ये सारे नक्सली शामिल थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सुरक्षा बलों को एक सफलता मिली है और लगातार अभियान जारी है नक्सलवाद को लेकर के। बिल्कुल शंभू, आपको यही पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का जड़ से सफाया हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, उसी कड़ी में फोर्सेस आगे काम कर रही हैं और नक्सलियों का भी कहीं ना कहीं माइंड स्ट्रीमलाइन हो रहा है, वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। जैसे आज भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कई नक्सलियों ने खुद सरेंडर किया है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खास करके केंद्रीय गृह मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक डेडलाइन उन्होंने किया है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित और जिन राज्यों में नक्सलवाद फैला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उनका गाइडलाइन है, गाइडलाइन से पहले ही नक्सली जो है अभियान जो है तेज हो गया है, जिसके बाद नक्सली जो है घबरा गए हैं और इसके चलते जो है काफी लोग जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली। तो कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से 2026 डेडलाइन से पहले ही छत्तीसगढ़ से लगता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। शंभू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो शंभू राही यहाँ पर छत्तीसगढ़ से अपडेट कर रहे थे कि वहां पर नक्सलवाद का सफाया करने में जहां पर एक तरफ फोर्सेस काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का जड़ से सफाया हो जाएगा, लेकिन नक्सली जो है वो अपने एंड पर भी लगातार कहीं ना कहीं पीछे होकर या फिर फ्रंट फुट पर आकर जो है वो फोर्सेस की मदद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी और आज भी कई नक्सलियों ने जो है वो सरेंडर किया। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्थिर करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है और जो फोर्सेस हैं वो लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर शासन प्रशासन काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है और अपराधियों का सफाया करने में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जुटी है। यहाँ पर आपको बता दें कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाला बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है और मुठभेड़ में घायल आरोपी को गोद में उठाकर यूपी पुलिस ले गई है। आप देखिए, क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था भी उतनी ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस
की आपको बता दें कि देर रात जो है मुठभेड़ हुई और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका नाम कमल किशोर बताया जा रहा है। और ये घटना पूरी यूपी की है, लखनऊ में, जहां 24 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया और लगातार क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था जितनी दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, क्राइम रेट उतना बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन यूपी में है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में 24 घंटे के भीतर ही दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर हुआ और पुलिस जो है अपने साथ कमल किशोर को ले गई है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर काफी ज्यादा सतर्क पुलिस है। आज 28 मई को ये सीतापुर के मूल निवासी और यहाँ पर पक्का पुल पे झोपड़पट्टी डाल करके रहने वाले एक अभियुक्त की बाद एनकाउंटर गिरफ्तारी की गई है। 27 तारीख की प्रातःकाल थाना मदेगंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहीं पक्का पुल पे रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा करके बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर के मजरूब की डॉक्टरी कराई जो अब खतरे से बाहर है और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल एसीपी महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है और यहीं पर झोपड़पट्टी डालकर रहता था जो मजरूब के की झोपड़पट्टी भी पास में ही है। इसके पास से अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये पूरा सराहनीय कार्य करने वाली मदेगंज की टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है जो अभी जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, अभी तक वर्तमान में हमारे पास इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन DCRB से जानकारी कराई जा रही है। कोई और जानकारी प्राप्त होगी तो आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे जहां पर आम्रपाली में आपको बता दें कि एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और ये इंजीनियर सस्पेंड इसलिए किए गए हैं क्योंकि लापरवाही जो है वो योजना में बरती गई। आम्रपाली योजना में लापरवाही में 2 इंजीनियर सस्पेंड है, 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। इस बीच सड़क निर्माण में अनियमितता के बाद ये कार्रवाई हुई और ईंट मिट्टी गिट्टी से सड़कों को बनाया जा रहा था। तो बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई 2 इंजीनियर से हुई है जहां पर आपको बता दें कि शिकायत के बाद ये खुलासा हुआ है कि जो ये इंजीनियर्स हैं ये घपला कर रहे थे और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लापरवाही पर आवास आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी हुए हैं। बहुत जल्द उन्हें जवाब देना होगा कि आखिरकार कहां पर अनियमितता हुई है, कहां पर घोटाला हुआ है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल 2 अफसरों को जो है सस्पेंड किया गया है। ये दोनों इंजीनियर जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। आम्रपाली का ये पूरा मामला है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का। तो लगातार जहां पर एक तरफ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, क्राइम रेट को कम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जो लगातार कुछ लोग जो है वो करप्शन में, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उनका भी सफाया हो रहा है। हमारे साथ आनंद जायसवाल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानेंगे। आनंद, आप बताइएगा क्या है ये पूरा मामला, ये मामला कैसे प्रकाश में आया, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, आवास विकास परिषद की जो आम्रपाली योजना में सड़कों की जो घटिया निर्माण की पुष्टि के बाद आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने कमेटी बनाई थी। तो उसको इनकी जब ये जानकारी आवास आयुक्त में तो अभियान खंड से इसकी जांच कराने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी में जो विशेष इंजीनियरों को रखा गया था। कमेटी की जो पहली बार 27 अप्रैल को जांच करने मौके पर गई थी, उसने 1 मई को अपनी जांच रिपोर्ट आवास आयुक्त के पास भेजी थी। जो विभागीय जांचों में जब पाया गया कार्यों की जो स्वीकृति विशेष के अनुरूप नहीं किया गया, निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का पूरी तरीके से प्रयोग किया गया था, इंटरलॉकिंग जो लगाई गई थी वो भी पूरी तरीके से घटिया थी, अनगर निर्माण सामग्री की भी मानक के अनुसार नहीं मिली थी। इस पूरे प्रकरण की जब जांच हो गई उसके बाद सहायक अभियंता अमरजीत सिंह यादव और अवर अभियंता शैलेंद्र सिंह निर्माण खंड जो लखनऊ 11 के प्रथम दोषी मानकर सरकार प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। और इसमें जो अधीक्षण अभियंता थे राहुल यादव और अधिशासी अभियंता थे नागेंद्र कुमार निर्माण खंड 11 के उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। दोनों परिसर को पूछा गया कि उनकी निगरानी में घटिया कार्य कैसे हुआ।
और उन्होंने समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की। आवास आयोग ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। परिसर के अनुसार किसी भी स्तर की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी आनंद, इस प्रोजेक्ट में जितने बाकी इंजीनियर या टीम मौजूद थी उनसे भी जांच लेने की कोशिश की गई कि आखिरकार क्या कारण थे, क्या क्या घपला हुआ, पूरे घोटाले की जानकारी कुछ उनसे भी निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल, जो जांच टीम थी वो पूरी तरीके से 2 इंजीनियर को सस्पेंड करे बाद पूरी तरीके से जहां इंटरलॉकिंग और जहां घटिया रोड बनाए गए थे उसकी पूरी जांच कर रही है और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आवास आयुक्त को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है और कोर्ट ने ज्ञानशेखरन को दोषी ठहरा दिया है। 2 जून को सजा की अवधि जो है वो तय होगी और छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में महिला अदालत का ये फैसला सामने आया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर यौन उत्पीड़न का एक मामला सामने आया था जिसमें कि अब कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट की सुनवाई के बाद अब ये फैसला आ चुका है। 2 जून तक सजा की अवधि तय होगी कि आखिरकार कितनी सजा इस जो यहाँ पर अक्यूज्ड है जिसने कि क्राइम कमिट किया है उसे मिलेगी। कोर्ट ने ज्ञानशेखरन जो ये व्यक्ति है उसे जो है वो दोषी ठहरा दिया है। 2 जून को तय होगा, सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त उनके पास है जिसके बाद की तय हो जाएगा कि आखिरकार आजीवन कारावास होगी या फिर कितने साल की सजा होगी, क्योंकि उनके क्राइम के अकॉर्डिंग उन्हें जो है वो सजा सुनाई जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो रेप का मामला था जहाँ पर कई दिनों से सुनवाई चल रही थी और ये मामला जो है कहीं ना कहीं लंबित था, लेकिन अब इसके अंदर जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। जस्टिस मिल चुका है विक्टिम को और विक्टिम को जस्टिस मिलने के बाद अब ये पता चलेगा 2 जून को कि आखिरकार कितनी सजा जो है इस व्यक्ति को होगी जिसने कि एक क्राइम को कमिट किया था। ज्ञानशेखरन इस व्यक्ति का नाम। आपको बता दें ये ज्ञानशेखरन जो है जिसने यौन उत्पीड़न किया वो यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बिरयानी की दुकान जो है वो चलाता था और इस बीच आपको बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी में ये पूरा मामला सामने आया था जब चेन्नई की कोर्ट ने कहा कि सभी आरोप जो है वो ज्ञानशेखरन के खिलाफ साबित हो चुके हैं कि यही अपराधी है और इसके चलते ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला और अब आगे सजा क्या होगी वो जल्द सुनाई जाएगी। 2 जून को आगे बढ़ेंगे जहां पर कोरोना को लेकर बात होगी और आपको बता दें कोरोना अपना पैर पसार चुका है और दिन ब दिन केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और कोविड पॉजिटिव कई ऐसे केसेस हैं जो आए दिन सामने आ रहे हैं जिसमें मरने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार 1000 का ये आंकड़ा जो है वो कल ही पार हो चुका था और उत्तर प्रदेश में कोविड से पहली मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले मौतों का आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया था, एक ही अस्पताल में, मुंबई का ये अस्पताल था जहां पर 2 मौतें हुई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ये मामला सामने आया है। सबसे ज्यादा पीड़ित जो कोरोना के कोविड पॉजिटिव केसेस हैं वो केरला में है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद हरियाणा से भी केसेस सामने आए, उत्तर प्रदेश से आए, कर्नाटका से आए, दिल्ली में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर ये सामने आ रही है कि मौत जो है वहां पर एक वाकया हुई है और 1 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में आया है और वहां पर भी लगातार कोविड पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। तो हमारे साथ रजा अब्बास एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। रजा, आपसे जानना चाहूंगी अभी फिलहाल आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, डेटा क्या सामने आया है, कितने एक्टिव केसेस वहां पर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की मौत वाकया हो चुकी है। बहुत ही बुरी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है इस वक्त। हो रही है और इस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से परेशानियां तो हैं, मगर रिकवरी यानी कैजुअलिटीज उस लेवल पे नहीं है, मगर प्रिकॉशन हाई लेवल पे सरकार। तो यहाँ पर रजा तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में लगातार जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोविड से अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। लखनऊ में कोरोना का पहला मरीज दर्ज किया गया और अभी फिलहाल अगर बात की जाए लोगों की तो लोगों के अंदर जो है वो पैनिक का माहौल जरूर देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।